नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम इकोनॉमी के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन्फ्लेशन को लेकर आए हैं। अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। इसलिए जो इन्फ्लेशन है, बेसिकली इन्फ्लेशन चैप्टर है, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पढ़ना। ठीक है, हम इस वीडियो में इन्फ्लेशन तो कवर करेंगे, उसके साथ साथ जो यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेशन होता क्या है, मतलब व्हाट इज इन्फ्लेशन। देखो, स्टेडी राइज इन प्राइस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। ठीक है, मतलब जो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके जो प्राइस में इंक्रीज देखा जाता है उसे हम बेसिकली इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर देखें तो इसे मेजर किया जाता है बेसिकली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सपोज दैट हम बोल रहे हैं कि 6% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो इसको हम कैसे 6% आया कहाँ से, ठीक है, यहाँ से अभी फैब चल रहा है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे फैब 2024 से। 2024 से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि प्रेजेंट टाइम में 2000 मतलब 25 में 6% का इन्फ्लेशन रेट है, जब हम 2024 के फरवरी मंथ से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको ऐसे मेजर किया जाता है, यूजली एक्सप्रेस एज अ रेट, मतलब किस रेट से इन्फ्लेशन है, जैसे 6% रेट से अभी चल रहा है। ठीक है, और जो इसका फॉर्मूला है बेसिकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन को निकालने का, वो है कि प्राइस इन दिस पीरियड माइनस प्राइस इन प्रीवियस पीरियड इनटू 100 बाई प्राइस इन प्रीवियस पीरियड। ठीक है, जैसे हो गया, सपोज दैट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है। ठीक है, जैसे चॉकलेट है, सपोज दैट जो अभी अमूल का डार्क चॉकलेट आता है, बेसिकली पहले 1 साल पहले 25 रुपये का आता था, अभी 55 रुपये का हो गया है। इसको अगर देखें तो देखो 55 रुपये अभी प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, माइनस प्राइस ऑफ प्रीवियस पीरियड 25 रुपये पहले था। ठीक है, इंटू 100 कर दिए, फिर उसके बाद क्या था कि प्राइस इन द प्रीवियस पीरियड, यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 30, 4×3=12, मतलब क्या है 4, यहाँ पर 4×3=12, 120। मतलब क्या है कि बेसिकली कि हमें लगभग इसमें 120% का राइज देखने को मिला है, अगर हम जो चॉकलेट का प्राइस है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली यही था। अब इसको वेरियस प्राइस इंडेक्सेस से मेजर किया जाता है, जैसे WPI हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, इसको हम आगे देखेंगे काफ़ी डिटेल वे में। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इसको हम बेसिकली 2 वे से देखते हैं, जैसे बेस्ड ऑन कॉजेस। ठीक है, फिर उसके बाद बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन रेट। तो पहले हम इसको देखेंगे, जैसे बेस्ड ऑन कॉजेस पे क्या हो गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, फिर उसके बाद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, ये तो इस पे हो गया। इसके बाद भी 1-2 पॉइंट्स है इसमें हम देखेंगे। फिर इन्फ्लेशन रेट पे क्या है, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया, वॉल्किंग इन्फ्लेशन हो गया, गैलोपिंग इन्फ्लेशन हो गया, फिर हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, जितने भी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है उसको हम देखते हैं आगे। ठीक है, पहले हम जो रेट है ना, जो रेट पे बेस्ड है इन्फ्लेशन, उसको देखते हैं। तो पहला जो हमारा फर्स्ट आता है वो होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जिसे हम माइल्ड इन्फ्लेशन और लो इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने तीनों लगा रखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो रेट ऑफ प्राइस राइज है वह होता है बिटवीन 2% से 3%, मतलब 2% से 3% के बीच में बेसिकली हमें जो प्राइस की राइज है उसको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो राइज इन प्राइस इज स्लो, मतलब जो प्राइस की राइज हो रही है ना, जो प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है वह स्लो है बट कंटिन्यूअस है, मतलब धीरे 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 कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। जैसे इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस राइज लेस देन 3% है। ठीक है, अगर देखें तो यह मैनेजेबल होता है, मतलब अगर इस टाइप का इन्फ्लेशन जो है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वह मैनेजेबल होता है। और साथ ही साथ अगर इसको देखें तो यह जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब एक इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए जो इन्फ्लेशन होता है ना, उसे ही बेसिकली इसको बोलते हैं। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यह हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है। तो बेसिकली इसका हो गया, जैसे आप देख लो, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जो मिल्क है, सपोज दैट जो बेसिकली था 40 रुपये पर लीटर, कब, 2015 में। ठीक है, अभी वही हो गया है अब आपका 60 रुपये पर लीटर 2024 में, या फिर 25 में आप बोल सकते हो। तो ऐसे ही है ना, इतना ग्रोथ तो इंश्योर करता है ना, इतना तो इसमें जो प्राइस राइज हुआ है वो तो ठीक है ना, एट सम एक्सटेंट। अभी उस टाइम पे जो आपका इनकम था वो कम था, अभी आपका बढ़ कर इतना हो गया, तो ये इतना चलता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये मैनेजेबल है। ये इसको हम कंसीडर करते हैं गुड ग्रोथ के लिए, बेसिकली कंसीडर गुड फॉर ग्रोथ इन
इकोनॉमी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, या फिर आप बोल सकते हो ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ना, वह बिटवीन 3% टू 10% होता है। देखो, मोर देन 3% रहेगा और लेस देन 10%, ठीक है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन मोर देन 3% और लेस देन 10%, ठीक है। और जो यहाँ पे जो प्राइस राइज देखा जाता है ना, वह होता है मोर देन क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि देखो वहाँ पे लेस देन 3% था ना, यहाँ पे 3% से ज़्यादा है, 10% से कम है। और यह कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाता है एज ए वेकअप कॉल फॉर द गवर्नमेंट कि आप इसको मैनेज करिए, अदरवाइज इट मे लीड्स टू रनिंग इन्फ्लेशन और ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। मतलब अगर आप इसको मैनेज नहीं कर रहे हो, एक राइट वे में मैनेज नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है उसका रूप ले सकता है, और जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। हाइपर इन्फ्लेशन तो खतरनाक ही है भाई साहब। तो ये हमारा हो गया वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, होपिंग इन्फ्लेशन, या फिर आप बोल सकते हो रनिंग इन्फ्लेशन। इसमें जो रेट ऑफ ग्रोथ देखा जाता है ना प्राइस का, उसमें होता है कि मोर देन 10% और बिलो 50%। मतलब मोर देन 10% है, बिलो 50%। तो यह काफ़ी ज़्यादा एक तरह से खतरनाक होता है बेसिकली जो हमारा इकोनॉमी है उसके लिए, ठीक है। जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली अगर इंडिया में देखें तो 1970 में हमें देखने को मिला था, जब हमारा बेसिकली जो इन्फ्लेशन रेट था वह पहुंच गया था अराउंड 20%। तो जब इतना इतना बढ़ रहा है तो क्या होगा कि इकोनॉमी कहीं ना कहीं लॉस में जाएगी ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बिजनेसेस होंगे, एम्प्लॉई होंगे, उनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह प्रमोट नहीं हो पाएगा। एम्प्लॉई जो कंज्यूमर्स हैं वो हर्ट होंगे, जो हमारा लोअर स्टेटअप सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा, उसको उसके पास पैसे नहीं होंगे खाने को। तो बेसिकली ये काफ़ी नेगेटिव माना जाता है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वह भी कहीं ना कहीं डिनाई कर देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में, किसी भी पर्टिकुलर जो कंट्री में, ठीक है। तो अगर बेसिकली जो यहाँ ये वाला गैलोपिंग सिचुएशन, इन्फ्लेशन का सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में बना हुआ है, तो उससे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है इकोनॉमी को, और साथ ही साथ जो यहाँ की पॉपुलेशन है उनके लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हाइपर इन्फ्लेशन। यह एक एक्सट्रीम फॉर्म होता है इन्फ्लेशन का, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बेसिकली जो प्राइस राइज है ना, वह अलार्मिंग रेट से कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। अगर देखें तो मोर देन 50% पर मंथ। आप देखो यहाँ पे पर मंथ की बात की जा रही है ना, मोर देन 50%, समझ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये सिचुएशन अगर हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन किसी भी कंट्री में प्रिवेल है तो। ये बेसिकली होता क्या है, जब गवर्नमेंट ना बिना मतलब सोचे समझे बहुत ज़्यादा मनी को कहीं ना कहीं प्रिंट करती रहती है। देखो, अगर व्हेन लार्ज इंक्रीज ऑफ सप्लाई, मनी सप्लाई, मतलब प्रिंट करेगी, मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी, तो इससे जितना लोगों के पास पैसा आएगा उतना कहीं ना कहीं वो स्पेंड करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं जो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ना वो डगमगा जाएगा। मतलब आप स्पेंड तो कर रहे हो, बट जो सप्लाई है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग वो कैपेसिटी है, वो उतना हाई लेवल पे जा ही नहीं पा रहा है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाता है कंट्री का, ठीक है। इन दिस सिचुएशन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूस टू ऑलमोस्ट जीरो। जो डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू होता है वह भी लगभग जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है। अभी रिसेंट टाइम में जो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन बना था, उसको देखें तो उसमें आता है हमारा जिम्बाब्वे, जो कि 2004-2009 में काफ़ी ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम्स को फेस किया था। फिर उसके बाद वेनेजुएला भी है, 2019 में ऐसी सिचुएशंस को फेस किया था। आप इस पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हो व्हाट कॉज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन इज व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज मोर देन 50% इन अ मंथ, ठीक। इट स्टार्ट्स व्हेन अ कंट्रीज गवर्नमेंट बिगिन प्रिंटिंग मनी टू पे फॉर इट्स स्पेंडिंग इंस्टेड ऑफ टाइटनिंग द मनी सप्लाई टू स्टॉप इन्फ्लेशन। मतलब स्पेंडिंग के लिए गवर्नमेंट मनी को प्रिंट कर रही है और स्पेंड कर रही है, बट जो इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा उसके द्वारा, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट होता है। एक हेलीकॉप्टर मनी भी होता है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है इस सब सिचुएशन में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग हो गया, गैलोपिंग हो गया, फिर उसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है, बेसिकली ग्राफ आप देख सकते हो यहाँ पे। अब जो इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉज पे उसको देखें तो हमारा फर्स्ट आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
इसमें जो प्राइस है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है ड्यू टू एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन। मतलब जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, और जो कंजम्पशन है उसमें कहीं ना कहीं हमें इंक्रीज देखने को मिला है। यह क्यों होता है? अंडरलाइन रीजन इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड ऑफ हाउस होल्ड। मतलब कहीं ना कहीं जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी इनकम में जो इंक्रीमेंट देखा गया है, उसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन है वह इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से डिमांड इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनती है। अगर ऐसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो आप देख सकते हो जो मेट्रो सिटीज़ हैं, लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, वहाँ पे जो हाउसिंग की डिमांड है ना काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पे राइज कर रही है। अगर देखें कुछ साल पहले तो हमें लगभग 50 लाख में 2 BHK ईजिली मिल जाता था अगर घर लें तो। अभी तो प्रेजेंट टाइम में 2.5 करोड़ हो गया है। कहीं किसी भी जगह पे दे लो, यहाँ पे दिल्ली में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, मुंबई में देख लो, बेंगलुरु में देख लो, कहीं पे भी मतलब 2 BHK मतलब आप 1 करोड़ से अबव जाओगे तभी आपको मिलेगा। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रखा है। तो ये कहीं ना कहीं डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ही दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, वह रिमेन कांस्टेंट है, मतलब सेम ही है सप्लाई। अब यहाँ पे देखो लैंड को आप थोड़ी ना कहीं से लाके यहाँ पे वो कर दोगे, लैंड तो एक ही जगह रहेगा ना, तो उसका कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो सेम है ना। मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट में प्रेजेंट है, बट जो एग्रीगेट डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, इसी वजह से उसके प्राइस में इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, जो प्राइस राइज है ना गुड्स एंड सर्विसेज में, वह देखने को मिलता है क्योंकि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली कि लैंड के जो रेंट है बेसिकली वह इंक्रीज कर जा रहा है, लेबर कॉस्ट इंक्रीज कर जा रहा है, कैपिटल जो है किसी पर्टिकुलर वस्तु को बनाने में जो कैपिटल लग रहा है, जो उसको परचेज रॉ मटेरियल को परचेज करने में जो कैपिटल लग रहा है, ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है बेसिकली जो ओवरऑल कॉस्ट है ना बनाने के लिए पर्टिकुलर गुड्स को, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इसी वजह से जो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है वह बढ़ रहा है, ठीक है। अंडरलाइंग रीजन देखें तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वन और मोर इनपुट्स ऑफ प्रोडक्ट, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है। एग्जांपल देख लो तो राइज इन वेजेस ऑफ लेबर, मतलब जो वेजेस है ना लेबर का उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, देखो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, हेंस इट प्राइस इन मार्केट इंक्रीजेस। मतलब यही है कि जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो मार्केट प्राइस है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है, राइजिंग फ्यूल प्राइस हो गया, राइजिंग फूड प्राइस हो गया, हायर टैक्सेस हो गया, हायर वेजेस हो गया, करेंसी डिप्रिसिएशन हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी जो फैक्टर्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन ड्यू टू ईदर एन अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन शार्प फॉल इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी। मतलब कि जो कमोडिटी की सप्लाई है ना, वह किसी कारणवश काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन अकर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो रसिया यूक्रेन है ना, वो लगभग 30% वीट की सप्लाई करते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में ये दोनों 30% लगभग वीट की सप्लाई को इंश्योर करते हैं। बट रसिया यूक्रेन वार की वजह से जो वीट की सप्लाई थी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पे रिड्यूस हो गया था। जो ब्लैक सी ट्रीटी हुआ था, आप देखे होंगे उस टाइम न्यूज़ में था बेसिकली। तो कहीं ना कहीं जो रसिया यूक्रेन वार की वजह से वीट की सप्लाई में स्टॉपेज देखा गया था, सप्लाई शॉक देखा गया था, उसी की वजह से जो वीट की प्राइस थी 2022 में 21 में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे इंक्रीज कर गया था। तो उसे हम बेसिकली सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन और बॉटल नेक इन्फ्लेशन होता है उसको देखते हैं। यह क्यों होता है? यह होता है क्योंकि कुछ डिफिशियंसी हमारे इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं, उसकी वजह से। जैसे क्या हो गया, प्रोडक्शन हो रहा है सपोज दैट किसी पर्टिकुलर क्रॉप का,
वीट का ही ले लो, ठीक है। बट जब वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया बट आपके पास स्टोरेज की कमी है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ है वो आप प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो क्रॉप्स हैं, अदर जो मटेरियल्स है वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन या फिर बॉटलनेक इन्फ्लेशन अकर होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर देखें तो राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू डिफिशियंसी एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी सच एज इनसफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़, मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी पुअर है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी वजह से। जैसे मानसून है, यहाँ पे किसी कभी बारिश हुआ, कभी ड्रॉट हो गया, तो ये सारी फैक्टर्स कहीं ना कहीं एक काफ़ी सिग्निफिकेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, इन सब डिफिशियंसी की वजह से शॉर्टेज हो जाता है सप्लाई में, जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है ना उसमें शॉर्टेज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अब जो प्राइस है उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस सब का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शंस लेती है जिससे ये सारी चीज़ों को कम किया जा सके, जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है उसको कम किया जा सके। बट क्या होता है कि एट सम एक्सटेंट गवर्नमेंट के द्वारा इसे कम कर लिया जाता है बट पूरा ओवरऑल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जो हमारे सिटीजन है, कंट्री की इकोनॉमी है उसमें, ठीक है। अब एक आता है प्रोटीन इन्फ्लेशन। यह क्या होता है, जब डाइटरी जो हैबिट होता है ना पॉपुलेशन में, वह जब चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि इनकम इंक्रीज किया रहता है, तो उसे हम प्रोटीन इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमने देखा था ना, आपके पास ज़्यादा पैसा आने लग गया तो आप अच्छी अच्छी चीज़ों को खरीदने लग गए, जिस तो इसकी वजह से प्राइस राइज देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या है प्रोटीन में कि मतलब आपके पास अच्छे खासा पैसा आ रहा है, आप अपने डाइटरी जो हैबिट है ना उसको चेंज कर रहे हो, जिसकी वजह से प्रोटीन इन्फ्लेशन का सिचुएशन हमें देखने को मिलता है। जैसे एज मोर एंड मोर पीपुल इंक्लूड प्रोटीन रिच आइटम्स सच एज मिल्क, पल्सेज हो गए, मीट हो गया, फिश हो गया, एक्सेट्रा, इट इंक्रीज द डिमांड, हेंस द प्राइस ऑफ दिस आइटम्स, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप अपनी जो फूड है उसमें ये सारी चीज़ों को इनकलकेट करोगे, मिल्क हो गया, पल्सेज हो गया, मीट हो गया, फिशेज हो गया, इस सब आइटम्स को इंक्लूड करोगे, इससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से प्राइस में उसके इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा बेसिकली प्रोटीन इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, जो वेरियस मेजर्स हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए उसको देखें, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हम बेसिकली दो मेजर्स को यूज करते हैं। एक होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, और दूसरा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेनली मेजर्ड थ्रू टू प्राइस इंडाइसेस, होलसेल प्राइस इंडेक्सेस होता है, फिर उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, ठीक है। एक अदर जो मेजर है वो है जीडीपी डिफ्लेटर, जो कि फ्रिक्वेंटली वर्ल्ड में यूज होता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे देखो, होलसेल मतलब थोक में आप चीज़ों को ले रहे हो, ठीक है, उसके जो प्राइस इंडेक्सेस है उसको यह दर्शाता है। देखो, मेजर द एवरेज चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ट्रेडेड इन होलसेल मार्केट, जो एवरेज चेंजेस हमें कमोडिटी के प्राइस में देखने को मिल रहा है होलसेल मार्केट में, उसको बेसिकली इस जो होलसेल प्राइस इंडेक्सेस है ना उससे मेजर किया जाता है। अगर अदर वर्ड में देखें तो होलसेल प्राइस इंडेक्सेस मेजर द एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज for bulk sale at the level of early stage of transactions in the domestic market of India। मंडीज ले लो आप, अरे सब्जी मंडी, यहाँ पे क्या होता है, फार्मर्स जो खेती करते हैं पर्टिकुलर वेजिटेबल्स का, उसको कहीं ना कहीं लाते हैं यहाँ पे बेचते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, तो ये हमारा हो गया होलसेल मार्केट ना। सेल मार्केट तो इसी को दर्शाता है। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो मनी की ट्रांजैक्शन हो रही है, कमोडिटीज़ की प्राइस में जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, वह होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है। अगर देखें तो इट कवर्स कमोडिटी ग्रुप्स लाइक प्राइमरी प्रोडक्ट्स हो गए, फ्यूल एंड पावर हो गया, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ों को इसमें कवर किया जाता है, ठीक है। अगर देखें तो जो सर्विसेज, जो बेसिकली जैसे यहाँ पे देखो ये सर्विस दे रहा है ना, मतलब यहाँ से उठा के लेके जा रहा है, कहीं ना कहीं सर्विस में ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है होलसेल प्राइस में। जैसे सप्लाई हो गया गुड्स की, ठीक है, वो सब सर्विस में आता है ना, तो वो सारी चीज़ें WPI में होलसेल प्राइस इंडेक्स में कैलकुलेट नहीं होता है, उसके बास्केट में ये सारी चीज़ें कवर्ड नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यह कंपाइल और रिलीज किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑन मंथली बेसिस, ठीक है।
ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है बेसिकली, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर, ठीक है। और मंथली बेसिस पे इसको रिलीज किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद बेस ईयर की बात करें तो WPI का बेस ईयर है 2011-12। इतना जो इन्फॉर्मेशन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्विस कवर्ड नहीं होता है, कंपाइल और रिलीज किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद बेस ईयर हमारा है 2011-12। तो ये हो गया हमारा WPI का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यह क्या करता है? यह मेजर करता है एवरेज चेंजेस इन प्राइस पेड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर पर्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में जो कंज्यूमर्स के द्वारा कुछ पैसे पेड किए गए हैं, जो बास्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, उसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा मेजर किया जाता है। जैसे क्या होगा, एक कोई बास्केट है, ठीक है, 2017 का ले लो आप। एक कोई बास्केट है 2025 का ले लो, ठीक है। इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो सेम है, इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज वो है सेम है, ठीक है। तो क्या हो गया, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये इसको मेजर करेगा कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है इसमें जो प्रेजेंट टाइम में है 2017 में थे, वही गुड्स एंड सर्विसेज अभी 2024 में कितना इंक्रीज किया गया है, कितना इंक्रीज हुआ है, उसको मेजर करता है, ठीक है। देखो, मेजर चेंजेस ओवर टाइम इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड एक्वायर फॉर पर्पज ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। जो जनरल लेवल है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि हाउस होल्ड के द्वारा एक्वायर किया गया है कंजम्पशन पर्पज के लिए, उसको मेजर करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंज्यूमर, वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस आर कैलकुलेटेड इन इंडिया, ठीक है। जो वेरियस इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे पॉपुलेशन का, जैसे हायर स्ट्रेटा हो गया, लोअर स्ट्रेटा हो गया, मिडिल क्लास हो गया, जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके बेसिस पे हम बेसिकली टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्राइसेस इंडाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। जैसे हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो इंडस्ट्रियल जैसे वर्कर्स हो गए, उनके लिए क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस होते हैं, उसको देखें तो यह मेजर करता है चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बास्केट कंज्यूम्ड बाय द इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। जो कमोडिटी बास्केट है, जैसे मैंने पिछले यहाँ पे बताया ना, ये जो बास्केट है उसमें जो कंज्यूमर्स, जो बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उनके द्वारा जो कंज्यूम किया जा रहा है, उसमें जो चेंजेस देखने को मिल रहा है वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के द्वारा कहीं ना कहीं मेजर किया जाता है, ठीक है। इसे हम देखें तो ये लेबर ब्यूरो के द्वारा कंपाइल्ड एंड रिलीज किया जाता है। किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। और इंपॉर्टेंट बात, मंथली बेसिस पे इसे भी रिलीज किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जो कि लेबर ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आती है, उसके द्वारा कंपाइल्ड एंड रिलीज किया जाता है, और मंथली बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेस ईयर क्या है इसका? 2016। 2016 इसका बेस ईयर है, ठीक है। और देखें तो इट इज यूज फॉर वेज इंडेक्शन इन गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। ये बेसिकली डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, बट फिर भी इसको देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। यह क्या मेजर करता था? यह मेजर करता था चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बास्केट कंज्यूम्ड बाय नॉन मैनुअल एम्प्लॉय लाइक ऑफिस गोअर्स। मतलब जो ऑफिस बेसिकली जाते हैं उनके द्वारा और नॉन मैनुअल एम्प्लॉय जितने भी हैं उनके द्वारा क्या कंज्यूम किया जाता था, वो उसमें क्या प्राइस राइज थी, वह सारी चीज़ों के इसके द्वारा बेसिकली मेजर किया जाता था। अभी तो डिसकंटिन्यू हो गया तो इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन देख लो, इट वाज कंपाइल्ड बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे कंपाइल किया जाता था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आती है। मंथली बेसिस पे इसे किया जाता था, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है। रूरल लेबरर्स जो हैं, फिर उसके बाद जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, उनके द्वारा जो उनका जो CPI है, बेसिकली उनके जो कंजम्पशन है पैटर्न्स को, उसको जो मेजर करता है, उसमें जो प्राइस इंक्रीज है उसको जो मेजर करता है, इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखो, मेजर द चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बास्केट कंज्यूम्ड बाय रूरल लेबरर्स, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लेबर्स हैं, उनको उनके द्वारा जो कमोडिटी
कमोडिटीज़ को कंज्यूम किया जाता है, उनकी जो कमोडिटीज़ एक बनाई गई, उनका जो बास्केट बनाया गया वो जो उसमें जो चेंजेस देखने को मिलता है उसे हम इसके थ्रू मेजर कर देते हैं, ठीक है। अगर देखें तो इसे कंपाइल एंड रिलीज किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। मंथली बेसिस पे यह भी होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है। बेस ईयर देखें तो काफ़ी ज़्यादा पुराना यूज किया जाता है 1986-87 का, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट वर्क और होता है, इट इज यूज फॉर रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। जो एग्रीकल्चर जो कृषि के क्षेत्र में जो लेबरर्स हैं, जो लेबर है हमारा मतलब मजदूर तबका है, उनके जो वेजेस हैं, उनका जो एक तरह से आमदनी है, उसमें जो चेंजेस थे उसको रिवाइज करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस। यह क्या था, देखो जो पुराना जो सीपीआई था, अगर उसको देखें तो कुछ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को इंक्लूड करता था, जैसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर एक्सेट्रा। हाँ, इसी वजह से जो नेशनल वाइड पिक्चर्स हैं वह उसको शो नहीं कर पाता था। इसी वजह से न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस को लाया गया, जिसमें हम 3 न्यू इंडाइसेस को बेसिकली देखेंगे, ठीक है, जो कि कवर करता है ऑल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अगर इसको देखें तो यह कंपाइल एंड पब्लिश किया जाता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल इंडिया लेवल एज वेल एज स्टेट्स एंड यूटी लेवल, ठीक है। मतलब ऑल इंडिया लेवल पे पूरे भारत में, और जो स्टेट्स यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उस लेवल पे कहीं ना कहीं इसको पब्लिश एंड कंपाइल किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। बेस ईयर इसका क्या है? 2012 लिया गया है। अब जो 3 इंडाइसेस है ना उसको देखें तो पहला हमारा आता है सीपीआई रूलर्स। यह क्या है? जो चेंजेस है ना प्राइस में, बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंज्यूम किया जाता है, जो रूरल एरियाज के पीपुल हैं उसको मेजर करता है, ठीक है। सीपीआई रूरल किसको मेजर करता है? जो बेसिकली रूरल एरियाज के पॉपुलेशन है उनके द्वारा जो कमोडिटीज़ को यूज़ किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं सीपीआई रूरल के द्वारा मेजर किया जाता है। सीपीआई अर्बन, अर्बन एरियाज में जो पॉपुलेशन रह रही है उनके द्वारा क्या कंज्यूम किया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को जो भी कंज्यूम किया जा रहा है उसमें जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, उनके कमोडिटीज़ में जो कमोडिटीज़ के जो प्राइस में चेंजेस देखने को मिल रहा है उसको सीपीआई अर्बन के द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सीपीआई कंबाइंड। इसे सीपीआई रूरल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन एरियाज है, दोनों को कंबाइन करके कंप्यूट किया जाता है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मेजर किया जाता है। इसे रिकमेंड किया गया था उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो आरबीआई है इंडिया का, वह स्टार्ट कर दिया यूजिंग सीपीआई कंबाइंड एज अ सोल इन्फ्लेशन मेजर फॉर पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। आरबीआई के द्वारा जो सीपीआई कंबाइंड है ना, जो सीपीआई रूरल अर्बन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है, उसे एज अ सोल इन्फ्लेशन मेजर यूज किया जाने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड में, उसमें देखें तो अब देखो यहाँ पे क्या है, बेस ईयर क्या है, डब्ल्यूपीआई का 2011-12 है, वहीं सीपीआई का 2012 है, ठीक है। नंबर ऑफ कमोडिटीज, जो नंबर ऑफ कमोडिटीज इंक्लूडेड हैं दोनों में क्या है, 697 प्रोडक्ट है, इसमें 200 आइटम्स है, ठीक है। सर्विसेज का क्या सीन है, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं, सीपीआई में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। फूड प्रोडक्ट्स क्या है, फूड प्रोडक्ट्स जो डब्ल्यूपीआई में है वह लेसर वेट है, ठीक है, इन डब्ल्यूपीआई अराउंड 22%, और यहीं पे जो सीपीआई में है 46% है, ठीक है। स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, डब्ल्यूपीआई मेजर इन्फ्लेशन एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के स्टेज पे बेसिकली मेजर करता है। सीपीआई मेजर इन्फ्लेशन ओनली एट द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का फाइनल स्टेज होता है ना, जहाँ पे कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, बाई करके कंज्यूम करने के लिए वो बेसिकली यूज कर रहा है, वहाँ पे इसको मेजर किया जाता है। डाटा कलेक्शन, सेंट्रलाइज कलेक्शन इन इसमें सीपीआई में इन 1181 विलेजेस एंड 310 टाउन्स इसमें आते हैं बेसिकली। टाइम लैग, इसमें कंज्यूमर जो डब्ल्यूपीआई है इसमें काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लगता है, देखो लोअर टाइम लैग, डाटा आर अवेलेबल रिलेटिवली क्विकर, और जो सीपीआई है ग्रेटर टाइम लैग होता है, ठीक है। मतलब ये है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इसमें जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो जनरली लो होता है अगर हम कंपेयर करें सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन से, ठीक है। इसमें ज़्यादा होता है डब्ल्यूपीआई के कंपेयर में। तो ये हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्सेस और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस में बेसिकली जो डिफरेंसेस हैं उसको हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं।
एक कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये क्या करता है, मेजर करता है एवरेज चेंज ओवर टाइम इन सेलिंग प्राइस रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फॉर देयर आउटपुट। जो प्रोड्यूसर है, जो बना रहा है गुड्स को, ठीक है, सपोज दैट कोई ब्रेड वाला है, ब्रेड बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो रही, उसको जो वो प्रोड्यूस किया उसका जो सेलिंग प्राइस है उसको मेजर करता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस मेजर्स प्राइस चेंजेस ओवर द पर्सपेक्टिव ऑफ बायर्स। मतलब जो बायर्स है उसके पर्सपेक्टिव से उसको कहीं ना कहीं मेजर करता है WPI CPI। लेकिन जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ना, फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है उसके पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं मेजर करता है प्राइस चेंज को। ठीक है, तो बेसिकली हमारा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हो गया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको आपने देख लिया। आप देख सकते हो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट द ओवरऑल चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द प्रोड्यूसर लेवल। ठीक है, सप्लायर इनपुट प्राइस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेमी फिनिश्ड गुड, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर फाइनल गुड्स प्राइस, यहाँ पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं सारे। ठीक है, अब होता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होता है देखो, यह क्या रिफर करता है रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करेंट प्राइस, मतलब नॉमिनल, एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब रियल। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के रेशियो को कहीं ना कहीं दिखता है। ठीक है, जैसे अगर देखें तो इट कैन बी कैलकुलेटेड एट जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होगा, जीडीपी एट करेंट प्राइस मतलब नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इसको आगे देखेंगे एग्जैक्टली क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अगर देखें तो बाय गिविंग द आइडिया अबाउट चेंजिंग इन लेवल ऑफ प्राइस इट एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइस, राइट। जैसे क्या हो गया, इफ जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा, नो चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल। अगर जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इक्वल टू 1 है, तो कोई भी चेंजेस नहीं देखा गया है बेसिकली जनरल प्राइस में। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर अगर ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, मतलब प्राइस लेवल में इंक्रीज देखने को मिला है। अगर जीडीपी डिफ्लेटर लेस देन 1% है, लेस देन 1 है, तो इट इम्प्लाई डिक्रीजेज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, आगे देखते हैं। बेसिकली देखो, सपोज दैट 2020 में एक कंट्री प्रोड्यूस किया लगभग 1000 करोड़ का गुड। ठीक है, मतलब क्या हुआ, रियल जीडीपी हो गया। ठीक है, वहीं 2024 में जो सेम गुड था, जितना भी गुड्स 2020 में प्रोड्यूस किया गया था, सेम सेम गुड्स की क्वांटिटी लेते हैं तो उसका जो कॉस्ट था वह हो गया आपका 1200 करोड़। ठीक है, मतलब यह क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला है ना, तो इसमें इसको पुट करते हैं। नॉमिनल में क्या था 1200, रियल में क्या था 1000, इंटू 100 करेंगे मतलब 120। इसका मतलब क्या है, जो प्राइस है ना वह लगभग 20% इंक्रीज कर गया है अगर हम 2020 से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर यही है। अब देखो यहाँ पे 2020 से अगर हम प्राइस लेवल के कंपेयर करेंगे, जो गुड्स थे उसमें लगभग 20% का इंक्रीमेंट देखा गया है। यह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो एज कंपेयर टू WPI एंड CPI, जीडीपी डिफ्लेटर इज अ बेटर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। क्यों बेटर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है, क्योंकि ये अकाउंट करता है ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द इकोनॉमी। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है ना, वह सारों को इंक्लूड करता है जीडीपी डिफ्लेटर में। जबकि अगर आप जो WPI है CPI है ना उसको देखेंगे तो उसमें क्या था, CPI में क्या था, कुछ बास्केट्स हैं उसमें कुछ गुड्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसको हर साल चेंज, मतलब उसको उसमें जो उसके जो चेंजेस देखने को मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं मेजर करता है सीपीआई। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं मेजर करता है। ठीक है, बट इट इज स्टिल नॉट यूज्ड फॉर द शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन टारगेटिंग एज जीडीपी रिलेटेड डाटा आर नॉट अवेलेबल इन मंथली बेसिस। ठीक है, मतलब क्योंकि जीडीपी जो रिलेटेड डाटा है वह मंथली बेसिस पे अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जीडीपी डिफ्लेटर का यूज नहीं किया जाता है इकोनॉमी के द्वारा, कंट्रीज के द्वारा। ठीक है, अब देखो इफेक्ट्स क्या होता है इन्फ्लेशन का। कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन है तो प्रोग्रेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। फिर उसके बाद प्रोडक्शन पे भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। अगर हाई इनपुट कॉस्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर है वह भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास पैसे की कमी होगी। इफेक्ट ऑन एलोकेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। इफेक्ट ऑन अर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट, यह भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वे में ही जाएगा। सो कहीं ना कहीं वेरियस फील्ड में देखो आप यहाँ पे
नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्फ्लेशन का। अब जो वेरियस टर्मिनोलॉजीज है ना उसको देख लेते हैं। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब क्या है? परसिस्टेंट फॉल इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस। जो एक जनरल लेवल ऑफ प्राइस है ना उसमें जो परसिस्टेंट फॉल देखने को मिलता है उसे हम डिफ्लेशन बोल देते हैं। सपोज दैट 5 वाली नमकीन 4 का आने लग गया तो इसे हम डिफ्लेशन बोलेंगे। प्राइस में यहाँ पे आप देखो ना कहीं फॉल देखने को मिल रहा है तो इसको हम डिफ्लेशन बोलेंगे। या अपोजिट टू इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है, जहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है डिफ्लेशन हो, ठीक है। बेसिकली कॉजेज क्या होते हैं इसके? ग्लोबल रिसेशन हो गया, फिजिकल ऑस्टेरिटी हो गया, डिक्लाइन इन कॉन्फिडेंस हो गया, फॉल इन मनी सप्लाई में जो फॉल होता है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लोअर ऑयल प्राइस हो गया, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, अप्रिसिएशन, फॉलिंग इम्पोर्ट प्राइस। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं जो डिफ्लेशन के रीजन होते हैं। अब आता है डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या है, सिचुएशन है कि प्राइस तो इंक्रीज कर ही रहा है, हाँ इन्फ्लेशन तो कंटिन्यूड है, बट जो इन्फ्लेशन का रेट है वह कम हो गया। सपोज दैट 5% 6% से इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा था, अभी 5% हो गया है। इसे हम डिसइन्फ्लेशन बोलेंगे। मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन तो इंक्रीज कर ही रहा है बट जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ना उसमें कमी देखने को मिल रही है। देखो रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन द इन्फ्लेशन ऑकर एट द स्लोइंग पेस। मतलब इन्फ्लेशन हो तो रहा है बट थोड़ा सा उसमें जो रेट है ना वह कम हो गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इफ द रेट ऑफ प्राइस राइज इन लास्ट मंथ वाज 6% एंड इट इज 5% इन द करेंट मंथ, इट विल कॉल डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। आप यहाँ पे देखो डिसइन्फ्लेशन क्या है, जो ये प्राइस है ना वह तो इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा सा कम हो गया, फिर उसके बाद कम और कम होगा, जब इससे ज़्यादा कम होगा तो ये डिसइन्फ्लेशन हो डिफ्लेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, सपोज दैट कोई प्राइस था 10 रुपये, यहाँ से कम होके 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 रुपये हो गया। तो बेसिकली यही है कि डिफ्लेशन का क्या मतलब है कि प्राइस में प्राइस मतलब जो किसी कमोडिटी का प्राइस है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। वेजिटेबल ले लो आप, उसमें एक टाइम पे अनियन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है बट कुछ टाइम बाद उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। अब डिसइन्फ्लेशन का में क्या है कि इंक्रीज तो कर रहा है, मतलब प्राइस इंक्रीज कर रहा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है, बट जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। अब रिफ्लेशन क्या होता है? देखो रिफर्स टू डिलिबरेट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। मतलब क्या है बेसिकली कि डिफ्लेशन आया, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एक्शंस लिए गए जिसकी वजह से कुछ इन्फ्लेशन लाया जाए। क्योंकि देखो अगर इन्फ्लेशन लेस देन 3% है तो इसका मतलब वह इकोनॉमी को प्रमोट करेगा ना, तो उसी का बेसिकली बात कर रहा है कि इतना लेवल पे ला दें कि वह इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि डिफ्लेशन था, गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया गया तो उसको इन्फ्लेशन में कन्वर्ट किया गया, वही रिफ्लेशन को दर्शाता है, ठीक। यूजली डन टू रिडीम द इकोनॉमी फ्रॉम डिफ्लेशनरी सिचुएशन, ठीक है। जो डिफ्लेशन का सिचुएशन इकोनॉमी फेस कर रहा था, गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया गया, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन के सिचुएशन को लाया गया, ठीक है। अब आता है हमारा कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। जो देखो इसमें क्या मेजर करता है परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी आइटम्स। मतलब जो जनरल लेवल प्राइजेस है ना गुड्स में और सर्विसेज में, फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड करके उसमें जो इंक्रीज देखने को मिलता है उसे हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। फूड और एनर्जी को इसलिए एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि ये वेरी वोलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं इन नेचर में। सपोज दैट वेजिटेबल्स का ही ले लो, ठीक है, फूड आइटम्स है, उसमें आप देख रहे हो किसी कमोडिटी का प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जा रहा है, फिर नेक्स्ट डे जब उसकी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कर जा रहा है। तो यही है कि जो फूड्स है ना और जो एनर्जी सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं नेचर में, इसकी वजह से उसको एक्सक्लूड किया गया और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं उसको इंक्लूड किया गया है, उसे हम बेसिकली कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। देखें तो सिंस इट एक्सक्लूड द इट आइटम्स दैट आर वोलाटाइल देयर प्राइजेज, इट गिव्स अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन प्राइस राइज। मतलब इसकी वजह से क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है ना प्राइस राइज में, उसको यह दर्शाता है। अगर इसी में हम फूड और एनर्जी को इंक्लूड कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं फ्लैक्चुएशन देखने को मिल जाता है उसमें जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको एक्सक्लूड किया जाता है। और ये हेल्प करता है लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है ना उसमें, गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिकली ये। फिर उसके बाद आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। अभी तक जितने भी कमोडिटीज गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली इसमें इंक्लूड किए गए थे कोर इन्फ्लेशन में, उसके बाद क्या है कि फूड और एनर्जी को भी ऐड कर देना, उससे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये सारी चीज़ें थी,
हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें तो पहले कोर इन्फ्लेशन में थे ही। उसके बाद जो बचा हुआ था फूड एंड एनर्जी को इंक्लूड कर देना, उसी को हम कोर इन्फ्लेशन करते हैं। रिफर्स टू टोटल इन्फ्लेशन विद इन इकोनॉमी इंक्लूडिंग ऑल आइटम्स दैट कंज्यूमर्स बाई, मतलब जितने भी आइटम्स कंज्यूमर्स के द्वारा बाई किया जाता है उसमें जो इन्फ्लेशन देखने को मिलता है उसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। इट रिफर्स द रेट ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब जो चेंजेस देखने को मिलता है प्राइस में, बेसिकली ऑल गुड्स एंड सर्विसेज में, उसी को ये मेजर करता है, ठीक है। अगर देखें तो आरबीआई न्यूली एडाप्टेड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क सीपीआई कंबाइंड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको याद रखे रहना, ठीक है। सीपीआई जो कंबाइंड है बेसिकली, उसको यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा हेडलाइन इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। कोर क्या था, कोर में फूड और एनर्जी सेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है, इतना नहीं इंक्लूड किया गया था। फिर उसके बाद हेडलाइन में क्या है, हेडलाइन में सारों को इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। अब हमारा आता है स्टैगफ्लेशन। यह क्या है, देखो स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन दो वर्ड से बनकर मिलकर यह बना है स्टैगफ्लेशन, जिसमें क्या है, जीडीपी आपका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पे रिड्यूस देखने को मिल रहा है उसमें, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जा रहा है, फिर उसके बाद डिमांड डिक्रीज कर जा रहा है, उसके साथ साथ रिसेशनरी का कंडीशन बन रहा है ना, इन्फ्लेशन सिग्निफिकेंट लेवल पे इंक्रीज कर रहा है, इसे हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। रिफर्स टू इकोनॉमिक सिचुएशन इन विच बोथ स्टैग्नेशन वेरी लो इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ ही साथ जो प्राइस राइज है ना वो काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली स्टैगफ्लेशन का मतलब यही है कि इकोनॉमी आपका बेटर वे में परफॉर्म नहीं कर रहा है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यूजुअली देखें ना तो जो नॉर्मल सिचुएशन में हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज अकम्पेन्ड बाई हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है वह हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आता है, ठीक है। बट जो स्टैगफ्लेशन है वह एक रेयर फिनोमेना है जो कि एक एक्सेप्शन को शो करता है, फिलिप्स कर्व हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन का हमारा बेसिक मतलब क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी लो है, उसके साथ साथ क्या है कि जो इन्फ्लेशन है वह काफ़ी हाई है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है स्क्यूफ्लेशन। इसका मतलब क्या है, यह रिफर करता है एक सिचुएशन जहाँ पे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ओनली ए फ्यू गुड्स और ग्रुप ऑफ गुड्स वाइल द प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन स्टेबल, ठीक है। कुछ गुड्स के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बट वहीं पे कुछ गुड्स, बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो कि अभी स्टेबल सिचुएशन में है, ठीक है। इसे हम बेसिकली स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। जैसे आप ले सकते हो ऑयल के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, अनियन के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट अदर जो प्रोडक्ट्स है उसमें एक स्टेबल वो बना हुआ है, ठीक है, माहौल। तो इसी को हम बेसिकली ये बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन, ठीक है। तो यह डिफरेंट होता है इन्फ्लेशन से, जो कि बेसिकली क्या होता है, इंक्लूड करता है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। मतलब जो इन्वॉल्व है राइज इन प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज में, हमें देखें तो इट होल्ड्स ट्रू फॉर फूड आइटम्स मेनी टाइम्स, ठीक है। जो फूड आइटम्स है ना उसमें हमें ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी इन्फ्लेशन बेसिकली यही है कि एक पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है, वहीं पे जो अदर गुड्स के प्राइस हैं उसमें मतलब एक स्टेबल माहौल बना हुआ है, ठीक है। अब हमारा आता है इन्फ्लेशनरी गैप। क्या होता है, देखो इसे एक्सपेंशनरी गैप भी बोलते हैं, ठीक है। यह डिफरेंसेस को शो करता है जो करंट लेवल ऑफ रियल जीडीपी है और जो एंटिसिपेटेड जीडीपी है उसमें, ठीक है। एंटिसिपेटेड जीडीपी कब, जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है। मतलब अभी जो रियल जीडीपी है, सपोज दैट जितना भी आपका रियल जीडीपी है, ठीक है, सपोज दैट 100 रुपये ही है रियल जीडीपी, और उसके बाद क्या है कि एंटिसिपेटेड जीडीपी जितना भी, एक कंट्री जब फुल एम्प्लॉयड होगा, ठीक है, मतलब वहाँ के जितने भी नागरिक हैं जो कि उस एज में हैं, एम्प्लॉयमेंट के एज में हैं, उसमें जब उनको पूरा एम्प्लॉयमेंट मिला रहेगा उस टाइम पे जितना पोटेंशियल जीडीपी होगा उसको कहीं ना कहीं एक कंपेयर करता है, ठीक है। इसे बेसिकली इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन करेंट लेवल रियल जीडीपी एंड द जीडीपी ऑफ इकोनॉमी ऑपरेटिंग एट द फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब उसके बाद आता है इन्फ्लेशन स्पाइरल और प्राइस वेज स्पाइरल। यह क्या होता है, देखो रिफर करता है टू ए सिचुएशन ऑफ विशियस साइकिल वेयर इन बोथ वेजेस एंड प्राइस रीइंफोर्स बाय ईच अदर कीप ऑन इंक्रीजिंग। देखो यहाँ पे क्या है बेसिकली, एंड इंक्रीज इन वेजेस इंक्रीज द डिमांड एंड हेंस प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आपका वेजेस में इंक्रीज देखने को मिलेगा, हाँ, वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा, फिर वैसे वैसे प्राइस जो होगा ना गुड्स एंड सर्विसेज का उसमें भी देखने को मिलेगा इंक्रीमेंट, ठीक है।
अगर देखें तो विथ एग्रीगेट सप्लाई रिमेनिंग द सेम, जो एग्रीगेट सप्लाई है ना वह सेम है, द इंक्रीज इन प्राइस अगेन इंक्रीज द वेजेस ड्यू टू हायर प्रॉफिट अर्न बाय एंटरप्रेन्योर। देखो एक विशियस साइकिल में चल रहा है ना, सपोज दैट यहाँ पे आपका वेज इंक्रीज हुआ है, आप क्या कर रहे हो, आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप डिमांड कर रहे हो गुड्स का, ठीक है। गुड्स का जैसे जैसे डिमांड किया आपने, प्राइस इसकी इंक्रीज कर गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब प्राइस इंक्रीज किया, जो बेसिकली जो मालिक है इसका, उसके बाद ज़्यादा पैसा है, तो फिर उसके बाद आप जा रहे हो वर्क पे, फिर से उस गुड्स को बना रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, ये आपको ज़्यादा बेच दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक विशियस साइकिल में आप वो रह रहे हो ना, कि मतलब जो गुड्स की सप्लाई है वो सेम है, बट आपका प्राइस जो वेज है वो इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से आप डिमांड कर रहे हो गुड्स की, जिसकी वजह से फिर उसके बाद गुड्स की जो प्राइस है वह इंक्रीज कर रही है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, एंटरप्रेन्योर जो है उसका प्रॉफिट हो रहा है, जिसकी वजह से फिर आपको ज़्यादा बेच दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक विशेष साइकिल में चल रहा है, तो इसी को हम बेसिकली इन्फ्लेशन स्पाइरल बोलते हैं, प्राइस बेस स्पाइरल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो फिलिप्स कर, यह क्या है, देखो यह रिप्रेजेंट करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज करता है, इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। मतलब क्या है बेसिकली कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम होगा तो मतलब ज़्यादा पीपल के पास एम्प्लॉयमेंट है, मतलब ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा पैसा आएगा तो फिर कहीं ना कहीं वह ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को करेंगे, बाई करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन ही होगा ना। तो ये इसी को बता रहा है कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे कम होगा वैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था, A W फिलिप्स के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट पुट फॉरवर्ड दिस थ्योरी इन 1958 में दिया गया था। इसे हम बेसिकली फिलिप्स कर्व बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन यानी अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा वैसे वैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि पीपल्स के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा लोग एम्प्लॉय रहेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे, तो उससे इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा, ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो, ठीक है। अब जो PYQs है इससे रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, उसको देखते हैं, ठीक है। देखो 2020-22 में एक क्वेश्चन पूछा था, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है हमारी इकोनॉमी में, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट से बाई करेगा। अगर इसको देखें तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो RBI सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, बाई नहीं करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर इसको इलिमिनेट करते हैं तो ये हमारा खत्म, ये हमारा खत्म ही होगा, तो इसका आंसर तो हो गया, ठीक है। इफ द रूपी इज रिपीटली डिप्रिसिएटिंग, RBI इज लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट, यह सही है। मतलब अगर रूपी डिप्रिसिएट कर रहा है तो RBI डॉलर्स को मार्केट में सेल करेगी, सो दैट जो रूपी का डिप्रिसिएशन है उसको अप्रिसिएट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ इंटरेस्ट रेट इन USA और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस RBI टू बाई डॉलर, यह भी सही है। मतलब अगर USA और यूरोपियन यूनियन में जो इंटरेस्ट रेट है बेसिकली वो फॉल कर रहा है, तो RBI क्या करेगा, कम इंटरेस्ट रेट पे डॉलर्स को बाई करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमने पढ़ा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब आपके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, डिमांड इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे एक्सपेंशनरी पॉलिसीज को लाए जाते हैं, मतलब पैसे को कहीं ना कहीं इन्फ्यूज़ करना, पैसे को देना। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो आप ज़्यादा खर्च करोगे, इससे कहीं ना कहीं डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा, तो पहला तो सही है, ठीक है। फिजिकल स्टिमुलस, आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए, आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो, ये भी सही है, ठीक है। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। हायर परचेजिंग पावर, जब आपका हायर परचेजिंग पावर है इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन से, तो यह भी कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट अगर आप बढ़ा दे रहे हो, ठीक है, तो पैसे कहाँ से ज़्यादा आएंगे आपके पास, कमी आएंगे ना, तो इस सिचुएशन में तो यह गलत हो गया, तो यह अगर गलत हुआ तो ये काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, तो कहीं ना कहीं 1 2 4 जो है ऑप्शन वह सही है हमारा। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस क्या है, मतलब देखो ये एक मेथड है बेसिकली एडजस्ट करने को वेजेस का ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन रेट, तो यह तो बेसिकली वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है विच एमंग द फॉलोइंग स्टेप इज द मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। जब इकोनॉमिक रिसेशन होता है उस टाइम पे क्या ऐसा मेजर स्टेप लिया जा सकता है जिससे कि इकोनॉमिक रिसेशन से डील किया जा सकता है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, कट इन टैक्स रेट, टैक्स रेट में कट किया जा रहा है, ठीक है, accompanied बाई इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। देखो
यहाँ तक तो सही है। अगर टैक्स रेट में आप कट कर रहे हो तो यानी पीपल्स के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दे रहे हो तो यह तो गलत है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होगा तो ऐसे ही फिर पैसे की कमी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको होल्ड ऑन करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पेन्ड बाई रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, ये भी गलत है। आप दोनों को करो ना, इंक्रीज डिक्रीज करो टैक्स रेट में, साथ ही साथ डिक्रीज इन रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यह भी अगर डिक्रीज होता है तो तो यह स्टेटमेंट सही हो सकता था। फिर उसके बाद क्या है, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, ये तो कभी नहीं सही होगा। क्योंकि आप रिड्यूस करेंगे पब्लिक प्रोजेक्ट में एक्सपेंडिचर को तो कहीं ना कहीं इससे इकोनॉमिक रिसेशन को कैसे डील किया जा सकता है, और रिसेशन में चला जाएगा। तो देखो बी ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब इंक्रीज करे, गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज किया जाना चाहिए पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेंडिचर को, सो दैट जो इकोनॉमिक रिसेशन है उससे डील किया जा सकता है। अगर पब्लिक प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंड किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर उस पर किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वह भी कम होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जो नियर बाई एरियाज के पीपल रहेंगे। इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिसेशन को डील किया जा सकता है, ठीक है। देखो हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंसरी इन इट्स इफेक्ट्स। अभी हमने प्रीवियस जो स्लाइड्स थे उसमें देखा कि कैसे जिम्बाब्वे वगैरह जो हाइपर इन्फ्लेशन से जूझ रहे थे, उसका मेन रीजन था कि गवर्नमेंट मनी को प्रिंट कर रही है, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, तो वह था एक मेन रीजन। तो अगर इसमें देखें तो सबसे जो मेन रीजन, क्रिएटिंग मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, मतलब बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए न्यू मनी को क्रिएट किया जा रहा है, न्यू करेंसीज को प्रिंट किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भी ये भी है, बट जो एक बोला है, लाइकली बोला है ना, मोस्ट इन्फ्लुएंसरी होगा, तो उसमें यही है। फिर उसके बाद क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको हमने देखा प्रीवियस उसमें, तो ये सही था, ठीक है, क्योंकि वेटेज जो है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड का वह ज़्यादा है एज कम्पेयर टू होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, WPI does not capture changes in price of services which CPI does, ये तो सही है ना। WPI में कहाँ सर्विसेज इंक्लूड किया जाता है, हमने पीछे प्रीवियस उसमें पढ़ा ना, तो ये भी सही है दूसरा। अब तीसरा देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ एडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन द चेंजिंग द की पॉलिसी रेट। कहाँ है, हमने CPI कॉम्बाइन को पढ़ा था ना पीछे, CPI कॉम्बाइन को RBI के द्वारा यूज किया जाने लग गया है ना, तो यह गलत हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सही होगा, ठीक है। सो ये आज हमने इन्फ्लेशन को काफ़ी डिटेल वे में देखा, साथ ही साथ PYQs को भी कवर किया। कुछ PYQ जो जैसे क्वेश्चन को बेसिकली UPSC के द्वारा पूछा जाता है, हमने उसको भी देखा, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।